नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज की जो क्लास है वो विश्व के 7 अजूबे के बारे में है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इसको हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं कि विश्व के जो 7 अजूबे हैं वो क्या क्या हैं। बस मैं एक बार आपको उसको जल्दी दिखा दूंगा। हमारा फोकस होगा आज कि विश्व का जो 8वां अजूबा है वो क्या है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। आप हैरान ज़रूर होंगे कि वो 8वां अजूबा क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मुझे बताइए ये क्या है। ये विश्व का पहला अजूबा है, फर्स्ट। सब जानते होंगे इसे। बिल्कुल सही, ये है चीन का दीवार। आप सब जानते हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसे तो जानते ही जानते होंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसको। बताइए क्या है। ये है ताजमहल। कहाँ है? इंडिया में, आगरा में। और चाइना का वाल कहाँ पे था? चाइना में, है ना। चलिए ये बताइए क्या है। ये कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे। ये है पेंट्रा। ये कहाँ है? तो ये है जॉर्डन में। ठीक है, पेंट्रा जॉर्डन में है। सबकी एक खासियत है, सबके बहुत सारे रहस्य हैं। क्यों इसे अजूबा कहा जाता है, तो इसके बारे में आज बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ 8वें अजूबे के बारे में, जो आपको हैरान करने वाला है। ये बताइए, ये है क्राइस्ट रिडीमर। ये चौथे नंबर पे आता है। कहाँ है? तो ब्राजील में। चलिए नेक्स्ट ये बताइए, ये है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू ये कहाँ है? पेरू में। ठीक है, चलिए ये बताइए, ये है कोलोजियम। ये कहाँ है? तो इटली में है। सबकी खासियत है बहुत बड़ा पौराणिक, तो इसके बारे में नहीं बताना चाहता। बहुत बड़ा एक खेल का मैदान है जहाँ पहले जानवरों का और इंसानों का खेल हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था। तो सबकी एक खासियत है। ये बताइए क्या है। ये है चिचेन इट्जा। ये कहाँ है? मैक्सिको में। तो ये टोटल 7 अजूबे तो आप जानते ही होंगे, पहले से मुझे पता है। पर आप ये नहीं जानते होंगे कि विश्व का 8वां अजूबा क्या है। तो आज हम इसी को जानने वाले हैं। तो ध्यान से अब देखिएगा। मैं इसको अच्छे तरीके से 2-3 तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं तो आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो कि विश्व का 8वां अजूबा ये हो सकता है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो। तो चलिए, ये मैंने नहीं कहा है भाई, ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। क्या कहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का 8वां अजूबा कोई है तो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। इन्होंने E=mc² का फार्मूला भी दिया है। ये कैसे है, क्यों है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ऐसा कहा गया है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझेंगे, उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाऊंगा। बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप जैसे कि पहले जानते हैं, मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा चुका हूँ। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इसका ब्याज होता है वो हर साल एक ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 10% और समय है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होने वाला है? तो आप बोलोगे कि 10% मुझे इसका निकालना होगा, तो 10% निकालेंगे तो 1 साल बाद इसका जो ब्याज होगा वो 1,000 होगा। दूसरे साल अगर मैं ब्याज देखता हूं, सेकंड ईयर, तो दूसरे साल भी क्या होगा? 1,000 होगा। ठीक है, तीसरे साल भी क्या होगा? 1,000 होगा। चौथे साल भी 1,000 होगा। मतलब जितना साल बीतता जाएगा ये बदलने वाला नहीं है। ये हर साल एक 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 हजार एक एक हजार बढ़ता जाएगा और इसका प्रिंसिपल भी नहीं बदलता। पर ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, सेम चीज लेते हैं, प्रिंसिपल 10,000,
इसको मैं बहुत अच्छे से आगे बताने वाला हूँ। रेट 10%, दर 10%, टाइम 1 साल। तो हम जब 1 साल बाद इसका कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 साल बाद ये तो सर 1,000 है, बिल्कुल सही है। पर जब हम दूसरे साल आते हैं, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, तो फिर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1,000 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट था ये प्रिंसिपल में जाके जुड़ जाएगा। तो प्रिंसिपल था कितना? 10,000। इसमें जो ये इंटरेस्ट है वो जाके जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ के कितना बन गया? तो आप बोलोगे ये हो गया है 11,000। तो इस बार जो प्रिंसिपल है दूसरे साल कितना हो जाएगा? 11,000। और 11,000 का हमें रेट निकालना होगा 10%, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 10% कितना? तो 1,100 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड ईयर यहाँ पे कितना था? 1,000 ब्याज था, पर यहाँ पे कितना आया है? 1,100 आ रहा है। तो हर साल क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो ब्याज में मर्ज होता जाता है, ब्याज के साथ जुड़ता जाता है। इस कारण हर बार जो है ये बढ़ता जाता है और ये इस कारण से एक अजूबा बनता है। तो आप देखेंगे कि सर इसमें क्या फ़र्क पड़ा, 100 रुपये की तो बात है। बिल्कुल नहीं, आप आगे देखिए ये कितनी बड़ी बात है, अभी आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको बस जल्दी से रब कर लिया जाए। ये ऐसा होगा कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि अरे ऐसा कैसे। तो आप देखिए, चलिए मैं जो चीज़ आपको समझाया था वो बताने की कोशिश करता हूँ। ये साधारण ब्याज हम इस साइड देखने वाले हैं और इस साइड कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल सा। मूलधन प्रिंसिपल हमने लिया है कितना? 1 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज के अंदर हमने जो रेट लिया है वो 100% ले लिया है। ठीक है, चलिए टाइम लिया है हमने 20 साल। ठीक, और ब्याज देखते हैं इसका कितना आता है। तो पहले साल इसका ब्याज कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर पहले साल कितना ब्याज आएगा? 1 रुपये। बिल्कुल सही है। दूसरे साल जब 2 साल हो जाएंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2 रुपये। ठीक है, 5 साल में कितना हो जाएगा? 5 रुपये। ओके, 10 साल में कितना हो जाएगा? 10 रुपये। और जब हम 20 साल में देखते हैं तो ब्याज कितना हुआ? सिर्फ 20 रुपये हुआ। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। पर इसी चीज को अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज में देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें, तो बहुत सारी चीज बदलती हुई आपको नजर आएंगी। कैसे? देखिए, सेम चीज हम ले लेते हैं, मूलधन 1 रुपये। ओके, दर 100%, समय 20 साल, और इसका हम देखते हैं कि ब्याज क्या होता है। तो 1 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे एक चीज जानना है कि साधारण ब्याज हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, 1 साल के अंदर कुछ चेंज नहीं होता, दोनों सेम ही रहते हैं। पर इसके आगे जब चीज़ें आती हैं तो चीज़ें बदलने लगती है। सेकंड साल में यहाँ पे 2 रुपये ब्याज था, यहाँ कितना हो रहा है? 3 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वें साल में यहाँ पे 5 रुपये था, यहाँ कितना हो गया? 15 रुपये ब्याज हो गया है। पर जब मैं 10वें साल देखता हूँ तो 10वें साल में यहाँ पे 10 रुपये था और यहाँ कितना हो रहा है? 511 रुपये हो रहा है। और 20 साल में कितना होगा? तो आप हैरान होने वाले हैं कि 5,24,287 रुपये ब्याज हो जाएगा सिर्फ। कितने साल में? 20 साल में। तो हमने यहाँ इस बात को जाना कि जितना ज़्यादा समय लेगा उतना ज़्यादा ब्याज में बहुत बड़ा अंतर होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो एक कहानी से मैं आपको क्लियर कराता हूँ। चलिए देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक राजा और एक साधु की कहानी है। एक दयालु राजा थे जो आप देख सक रहे हैं। राजा एक दिन शतरंज खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं, शतरंज, चेस। वहाँ पे एक साधु आए, बोले मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो राजा तो दयालु थे, राजा बोले ओके मांगिए, क्या मांगते हो? मांगो साधु, क्या चाहिए आपको? तो आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, राजा ने साधु जी को कहा। साधु बोले कुछ अनाज के दाने चाहिए। तो राजा बोले कि कुछ बड़ा मांगो साधु, क्या छोटा मोटा मांगते हैं, कुछ बड़ा मांगो। तो साधु बोलते हैं मेरे कहे अनुसार अनाज के दाने दीजिए। तो उन्हें अनाज चाहिए रहता है।
तो क्या मांगते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं मेरे कहे अनुसार, वो मैं आपको समझाता हूँ। वो कहते हैं कि आप जिस चेस बोर्ड को खेल रहे हैं, उस चेस बोर्ड में जितने भी स्क्वायर हैं, देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे जब आप पूरा देखेंगे तो 64 स्क्वायर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि पहले वाले स्क्वायर में एक दाना, दूसरे वाले स्क्वायर में इसका डबल दाना, मतलब दूसरे वाले खाने में इसका डबल। जैसे कि अगर यहाँ पे एक आप चावल का दाना डाल रहे हैं, यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ एक डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, और उसके अगले खाने में इसका फिर से डबल 4 होना चाहिए, फिर उसके अगले खाने में 8 होना चाहिए, फिर इसके अगले खाने में 16। ऐसे करके मुझे यहाँ तक कंप्लीट आप मुझे दे दीजिए, जब तक ये भर नहीं जाता। तो बोलते हैं बस ठीक है। तो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देते हैं कि जाओ, साधु को जितना चाहिए, जैसा साधु कहते हैं वैसा उन्हें अनाज का दाना दे दीजिए। तो वो जाते हैं और कुछ समय बाद भाग के सैनिक आते हैं, बोलते हैं महाराज, साधु जितना अनाज मांग रहे हैं उतना तो धरती पर आज तक उगा ही नहीं। यहाँ पे जो अजूबे वाली बात बोला जा रहा है वो यहाँ पे एक्यूरेट बैठता है। वो बोल क्या रहे हैं, ध्यान से सुनो। वो बोल ये रहा है कि उतना तो धरती पे उगा ही नहीं आज तक। तो ऐसा कैसे? तो वो ये मांग रहे थे कि मुझे पहले एक स्क्वायर में 1, दूसरे में उसका डबल 2, 4, ऐसे करते 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 जब तक 64 खाने नहीं हो जाते हैं तब तक मुझे आप अनाज दीजिए। तो वो अनाज कितना होता है तो आप समझिएगा, अनाज का 1/4 भाग, इस पूरे अनाज का 1/4 10 माउंट एवरेस्ट के बराबर होता है। तो सोचो कितना बड़ा है वो। तो आपको ऐसे देख के इसमें शायद समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसे नंबरों से आपको समझाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले खाने में अगर 1 है तो उसके अगले खाने में 2, 4, 8, यहाँ पे तो चीज़ें छोटी सी नज़र आती हैं। पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ 32,768, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 131,262,000, ये सब डबल होते मिलियन से बिलियन, ट्रिलियन, और ऐसे करते करते जब हम यहाँ लास्ट में पहुँचते हैं तो कितना अमाउंट हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। वो अमाउंट आपको शायद यहाँ दिख भी रहा होगा, 1818446740739551615। इतना राइस के दाने हो जाएंगे, और वो राइस के दाने बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे अगर दूसरे शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो कितना होने वाला है, वो टोटल 64 खाने के अंदर 461 बिलियन मैट्रिक टन हो जाएगा वो अनाज। अगर उसे आप किलोग्राम में समझना चाहते हैं तो किलोग्राम में वो कितना होगा, 4.61 गुणित 10 की घात 14 किलोग्राम अनाज होगा वो। बात समझ रहे हैं? तो इसी कारण से कि चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। बात समझ रहे हैं? दिखता छोटा है पर जैसे जैसे समय बीतता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो राजा ने जाके फिर साधु से क्षमा मांगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे अहंकार हो गया था। तो राजा का अहंकार टूटा और वो साधु से जाकर क्षमा मांगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मिलते हैं तब तक हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।